आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों को चौंकाते हुए बड़ा ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान खला के मैदान में सुपर पावर बन गया है। हिंदुस्तान ने खला के लोअर ऑर्बिट में करीब 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सैटेलाइट को एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल से हमला कर तबाह कर दिया। यह खला में हिंदुस्तान की बड़ी हुसूलियाबी है। इस कामयाबी के बाद हिंदुस्तान खला में एक एलीट पावर बन गया है, यानी अब इस मामले में हिंदुस्तान अमेरिका, रूस और चीन की सफ में शामिल हो गया है। मिशन शक्ति मुश्किल तरीन मिशन था जिसमें सिर्फ 3 मिनट में हदफ को निशाना बनाया गया। उधर इस कामयाबी पर पूरा मुल्क फख्र महसूस कर रहा है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने ट्वीट कर साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की और साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए वजीर आजम को वर्ल्ड थिएटर डे की मुबारकबाद दे दी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह मिशन कांग्रेस ने ही शुरू किया था और इसका सेहरा यूपीए सरकार को भी जाता है। अपोजिशन पार्टियां इस ऐलान की टाइमिंग पर ही सवाल खड़ी कर रही हैं। खैर, यहां सवाल यह उठता है कि मुल्क की इस कामयाबी पर सियासत कितनी जायज है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। भारत ने हासिल किया नया एंटी सैटेलाइट मिसाइल। आज अचानक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया। वजीर आजम के खिताब को लेकर मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मच गई। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि 27 मार्च हिंदुस्तान के लिए तारीखी मौका है। ये दिन हिंदुस्तानी अवाम के लिए फख्र के काबिल है। हिंदुस्तान ने आज अपना नाम दुनिया में स्पेस पावर के तौर पर दर्ज करा लिया। अब तक दुनिया के 3 मुल्क अमेरिका, रूस और चीन को ये फख्र हासिल था। अब हिंदुस्तान चौथा मुल्क है जिसने ये कामयाबी हासिल की। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे ज्यादा फख्र का लम्हा नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान ने सैटेलाइट शिकन मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा करते हुए खला में एल लाइव सैटेलाइट को तबाह किया। वजीर आजम ने कहा कि हमारा स्ट्रेटेजिक मकसद अमन कायम रखना है, न कि जंग का माहौल बनाना। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। इस कामयाबी पर मुल्क फख्र महसूस कर रहा है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने ट्वीट कर साइंसदानों को मुबारकबाद दी और साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए वजीर आजम को वर्ल्ड थिएटर डे की मुबारकबाद दे दी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये मिशन कांग्रेस ने ही शुरू किया था। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अहमद पटेल ने ट्वीट के जरिए बताया कि जो प्रोग्राम कांग्रेस हुकूमत के दौर में शुरू हुआ था वो पाए तकमील तक पहुंचा और इसके लिए मुल्क के साइंसदान मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। क्या 5 साल में एक बार भी मोदी जी ने डीआरडीओ के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च मिसाइल परीक्षण पर राष्ट्र के नाम कोई संदेश दिया? जवाब नहीं में है। हर बार डीआरडीओ के वैज्ञानिक आगे बढ़कर इसकी घोषणा करते थे। आज जब चुनाव आचार संहिता लगी है, आज जब न्याय स्कीम के कारण मोदी जी छटपटा रहे हैं, आज जब नौकरियों को लेकर, खेतीबाड़ी को लेकर, डूबती अर्थव्यवस्था को लेकर कोई जवाब नहीं, तो यकायक उनको टेलीविजन पर दिखने की चाह फिर चढ़ गई और वो डीआरडीओ के मुंह पर पट्टी बांधकर खुद आगे खड़े हो गए डीआरडीओ की अचीवमेंट्स का मुनाफा उठाने के लिए। इसीलिए इस तरह की थिएट्रिक्स को अब प्रधानमंत्री को बंद करना चाहिए। खला के मैदान में यह हिंदुस्तान की बड़ी छलांग है। इस कामयाबी के बाद हिंदुस्तान खला का एक एलीट पावर बन गया है, यानी अब इस मामले में हिंदुस्तान अमेरिका, रूस और चीन की सफ में शामिल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नया एंटी सैटेलाइट मिसाइल।
तो ये हिंदुस्तान के खला में बहुत बड़ी कामयाबी है। आज पूरा मुल्क इस पर फख्र कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या इस कामयाबी पर सियासत होनी चाहिए या सियासत आखिर कितनी जायज है? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ डॉक्टर जियालाल जी जयसवार जो कि एक साइंटिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं डिबेट में। पंखुड़ी पाठक जी स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। रॉबिंदर सचदेव जी आलमी उमूर के माहिर हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नजर महमूद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमीक जामई साहब स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा बालाचंद्र श्रीशत स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों और पैनलिस्ट का इस प्रोग्राम में बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर जियालाल जयसवार जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के लिए आज बहुत तारीखी दिन है और इस कामयाबी को किस तरह से हम लोग जयसवार जी देखें? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं डीआरडीओ के उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने इतना बढ़िया अचीवमेंट किया है जी, जिन्होंने इस सैटेलाइट को डेवलप किया है, जो एंटी सैटेलाइट वीपन्स को बनाया इन्होंने, उन वैज्ञानिकों को मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और साथ में उनके साथ ही जितने भी लोग इससे संबंधित थे, जो इस डेवलपमेंट में काम किए थे, चाहे वो इसरो के वैज्ञानिक हों, डीआरडीओ के वैज्ञानिक, सभी लोगों को बधाई देता हूं। अब जहां तक सवाल है कि इस समय इसका जो डिक्लेरेशन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसे उपलब्धि बताया, बिल्कुल ये सही बात है, ये देश की उपलब्धि है। परंतु ये चुनाव का माहौल है, जब चुनाव चलता रहा हो, चुनाव का डिक्लेयर हो गया हो, सब लोग चुनाव के माहौल में हो, ऐसे समय में मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सेंसिटिव समय में माननीय प्रधानमंत्री जी को इसे अनाउंसमेंट करने को आगे आना चाहिए। बल्कि इसकी जगह पे मैं समझ रहा हूं कि डीआरडीओ के मुखिया, उनके जो चीफ थे डीआरडीओ के, उन वैज्ञानिक को और जिन लोगों ने डेवलप किया है, उन वैज्ञानिकों में से लोगों को सामने लाना चाहिए था। और उनके द्वारा अगर ये डिक्लेयर होता तो मैं समझता हूं कि कहीं इससे ज्यादा अच्छा होता। और ऐसे में देश की सुरक्षा का सवाल है, जब चुनाव का माहौल हो तो देश की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए अनाउंसमेंट करते समय। तो मुझे सब मिलाकर जो मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है, मैं नहीं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद आगे आकर इसे डिक्लेयर करना चाहिए। इससे राजनीतिक, बिल्कुल जयसवार जी, पॉलिटिक्स को अलग छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं। आपने जो बात कही बहुत सही है, लेकिन ये कितनी बड़ी कामयाबी है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि आज हम रूस, चीन और अमेरिका के बराबर खड़े हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कामयाबी हमारी बहुत बड़ी है, क्योंकि आज जो एंटी सैटेलाइट वीपन्स हमने बना दिया, अगर किसी दुश्मन की सैटेलाइट हमारी सैटेलाइट को डिस्टर्ब करने के लिए आई या हमारे देश पर कोई अटैक होने की बात आई, तो ऐसे में हम इस एंटी सैटेलाइट वीपन से उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय स्पेस में कर सकते हैं, ऑर्बिट में, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा और इस सैटेलाइट को हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वहां का वहां ही ऑर्बिट में। तो ये हमारी सुरक्षा का मामला होगा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम पड़ोसी देशों या जो भी हमारे दुश्मन हैं, तो उनकी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं फिर से अपने वैज्ञानिकों को, जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, डॉक्टर नजर महमूद साहब से ये उपलब्धि हुई है, जिस तरह से साइंटिस्ट साहब डॉक्टर जियालाल जयसवार जी बता रहे हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे मुल्क के लिए, और आज कहीं ना कहीं स्पेस सुपर पावर की तरह से हिंदुस्तान उभर कर सामने आया है। लेकिन एक जो दूसरी बात जयसवार जी कह रहे थे कि पीएम मोदी के बयान और टाइमिंग पर सवाल जरूर बनता है। ये जो कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी। आप ये देखिए कि इस वक्त हमसे पहले 3 ममालिक इसमें शामिल थे। अमेरिका सुपर पावर, रशिया दूसरा सुपर पावर, और इस वक्त में मायशी तौर पर चाइना अपने आप को एक सुपर पावर
के तौर पे दुनिया में प्रोजेक्ट कर चुका। उन 3 ममालिक के बीच में हमने अपनी जगह बनाई है। हो क्या गया कि ये इलेक्शन के वक्त होने की वजह से ये हमारे साइंसदानों की इतनी बरसों की मेहनत और इतनी बड़ी कामयाबी छोटी सी दिखाई देने लगी, क्योंकि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे वजीर आजम ने आके ऐलान कर दिया और दूसरी मुखालिफ पार्टियों को उन पर हमला करने का मौका मिल गया। तो ये कामयाबी जो हमारे मुल्क के साइंसदानों की बरसा बरस की मेहनत थी, जिसमें उन्होंने अनथक मेहनत की है, रात दिन एक किए हैं। और ये एक और चीज़ जो इस समय गायब सी हो गई, जिसमें बात ही नहीं हो रही, कि ये सारा जो कुछ हमने बनाया, जो मिसाइल बनाई है, तो ये इंडिजीनियस है, ये हमारे अपने मुल्क के साइंसदानों की अपनी खोज है, ना कि किसी और की टेक्नोलॉजी लेकर। अब ये सारी चीज़ें हमारे साइंसदानों, DRDO, इसरो, इस सब की कामयाबी आज के वक्त में, क्योंकि ये सियासी माहौल का वक्त है, इलेक्शन हमारे सामने, आम इंतखाबात हमारे सामने, इसमें ये सब सियासत की बलि चढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन डॉक्टर नजर साहब, एक सवाल यह भी उठता है कि अगर मुल्क की कामयाबी इतनी बड़ी कामयाबी है, उस पर पूरा मुल्क फख्र कर रहा है, तो इस पर क्या अपोजिशन की तरफ से या जो दूसरी पार्टियां, क्या उनकी तरफ से सियासत जायज है? जब इतने जश्न का मौका हो, इतने फख्र का मौका हो। जी, सहाफी की नज़र से हम देखेंगे तो वो अपनी जगह पे सही दिखाई देते हैं, क्योंकि जब ये अगर कामयाबी हमारे साइंसदानों की थी, DRDO की थी, इसरो की थी, तो उनके चीफ आकर या उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आकर इस चीज़ का ऐलान कर सकते थे। मगर क्योंकि ये हमारे मुल्क ने कि इस वक्त में सियासी माहौल में वजीर आजम, जो कि एक ऑरेटर हैं, वो अच्छी तरीके से पेश कर सकते हैं चीज़ें, और उसका बीजेपी को या दौरे हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है, तो इसका खदशा तो अपोजिशन पार्टीज को दिखता है। बिल्कुल। अगर अभी कुछ वक्त पहले अगर राहुल गांधी ने अपना ट्रंप मास्टर स्ट्रोक चला था न्याय योजना के जरिए, तो इन्होंने ये उसका तोड़ पेश करने की बीजेपी में खलबलाहट थी, वो दिखाई दे रही थी। बालचंद्र शीर्षद जी, पूरा किया इस तरह से लगता है। बिल्कुल, मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के पास ही जा रहा हूं। बालचंद्र शीर्षद जी, टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल अपोजिशन इस बात पर भी उठा रही, जो डॉक्टर नजर साहब कह रहे थे कि ये ऐलान, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है, चुनाव सर पर है, ऐसे में ये ऐलान, ये अनाउंसमेंट, अगर ये खुशखबरी DRDO की तरफ से होती तो बहुत अच्छा होता और इस पर सवाल भी नहीं उठते। चौकीदार चौकन्ना है, चुनाव हो, माहौल कुछ भी हो, आज की जो उपलब्धि है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। पोखरण टेस्ट करने के बाद स्वर्गीय अटल जी ने इसकी घोषणा की थी प्रधानमंत्री के नाते। इंदिरा जी जब चुनाव, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था, चुनाव का माहौल नहीं था और चौकीदार नियम तोड़कर कोई ऐलान नहीं कर सकते हैं। नहीं बालचंद्र जी ने कोई नियम तोड़ा नहीं है, चौकीदार चौकन्ना है। अगर यह घोषणा यूपीए चाहती तो यह स्ट्राइक 2013 में हो सकता। डॉक्टर VK सारस्वत जो एक्स चीफ है DRDO के, उन्होंने बताया ये योजना हमने 2010 में बनाई, 2012 में उसका प्रेजेंटेशन दिया, सिमुलेशन मॉडल दिया, लेकिन किसी भी तरह से यूपीए ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, इसको कोई परमिशन नहीं दी, कोई फंडिंग नहीं दिया। मोदी जी की सरकार आने के बाद यह हुआ। 2016 में रशिया ने यह किया, 2007 में चाइना ने किया, 1985 में अमेरिका ने किया। आप सोचिए 1950 से लोग प्रयत्न कर रहे थे, 35 साल के बाद अमेरिका सक्सेस हुई, 22 साल के बाद चीन सक्सेस हुआ, 2016 में रशिया सक्सेस हुई। अगर बालचंद्र जी जैसे कि आपने कहा कि यूपीए के दौर में काम हो सकता था, यानी कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत यूपीए के दौर में हो चुकी थी। बालचंद्र जी नंबर लगा है, बालचंद्र जी मतलब आप मानते हैं कि इसकी शुरुआत यूपीए के दौर में हो चुकी थी और कहीं ना कहीं इसका श्रेय यूपीए को भी जाना चाहिए और भारत की तकदीर अलग होती और एक मजबूत सरकार ये निर्णय लिया है। यूपीए की सरकार बालचंद्र जी किस्मती है हमारी। सुन लीजिए बालचंद्र जी, सुन लीजिए बालचंद्र जी, सुन लीजिए आप सामने वाले की सुन ही नहीं रहे। बालचंद्र जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने कहा कि यूपीए के दौर में इसकी शुरुआत एक तरह से हुई थी 2010-2012 में, मतलब इसका श्रेय कहीं ना कहीं यूपीए को भी जाना चाहिए।
100% नहीं, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। शुरुआत साइंटिस्टों ने की, काम आज भी साइंटिस्ट लोगों ने किया है। और उसका श्रेय चौकीदार ले रहा है, कोई निर्णय उसका श्रेय ये हुकूमत ले रही है। 2015 के बाद हुआ है। काम साइंटिस्ट ने किया है, 100% काम साइंटिस्ट ने किया है, मोदी जी को जाता है, काम साइंसदानों ने किया है, फिर मोदी जी उसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? अमित शाह या जेटली जी उसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? आपकी सरकार उसका श्रेय क्यों ले रही है? भालचंद्र जी, एक बात तो सच है कि हमारा आंतरिक विश्व युद्ध में तीसरा क्रमांक आता, लेकिन हमारी बदकिस्मती यूपीए की सरकार थी जिसने कोई निर्णय नहीं लिया। पॉलिसी पैरालिसिस, डिसीजन पैरालिसिस। नहीं, वो कदम आपका अच्छा है कि आपने फैसला लिया, आपके दौर में यह काम हुआ, यह बहुत अच्छा है। ये मुल्क इस पर फख्र कर रहा है। आज हमारा सीना चौड़ा हो गया कि आज दुनिया में हम रूस, अमेरिका और चीन के मुकाबले में खड़े हो गए। यह बहुत अच्छा कदम है भालचंद्र जी, लेकिन इसका श्रेय तो कम से कम नहीं लेना चाहिए, निकलकर ऐलान इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं अमीर जावेद जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले पंखुड़ी जी आपके पास में आना चाह रहा हूं। पंखुड़ी जी, ऑन एयर मैं बताता हूं, नहीं जो काम जिसके नेतृत्व में हुआ है उसका श्रेय वो लेगा और उसको ही मिलेगा। चलिए ठीक है। पंखुड़ी पाठक, जिस तरह से भालचंद्र कह रहे हैं कि इसका श्रेय तो इसी सरकार को मिलना चाहिए और पीएम मोदी को ही मिलना चाहिए, और कई आज बीजेपी के लीडरों के मैंने बयान पढ़े और देखे जिसमें कहा जा रहा है कि इसका श्रेय तो पीएम मोदी को ही जाना चाहिए। ठीक है, मौका बहुत अच्छा है, लेकिन यह बात भी निकल कर आ रही कि यूपीए के दौर में इस मिशन को बहुत गहराई से नहीं लिया गया, बहुत संजीदगी से नहीं लिया गया, वरना यह मिशन पहले ही पूरा हो गया होता। अबू साहब, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं बहुत गौर से सबकी बात सुन रही थी और मुझे एक चीज से परेशानी होती है जब कोई कहता है कि आज के दिन भारत सुपर पावर स्पेस में बन के निकला है। भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में पहले से ही सुपर पावर है, बहुत वर्षों से है, और हम लोग आज भी सबसे कम कीमत पे सैटेलाइट भेजते हैं स्पेस में, और कई देश हम लोगों की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, अपनी सैटेलाइट भेजती है, हम उनको भेजते हैं। तो हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत सालों से बहुत आगे हैं, जिसका काम 1960 से भी पहले शुरू हो गया था। अब जहां तक आज की बात है, जो भाजपा के हमारे साथी कह रहे हैं कि श्रेय मोदी जी को जाना चाहिए, देखिए बात यही राजनीति सारी हो जाती है। ये आज का जो हमारा ये उपलब्धि है, इसका श्रेय सीधे सीधे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो इंजीनियर हैं डीआरडीओ के, जो सालों से, दशकों से इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो देश को आज यहां पर लेकर आए हैं, जहां पर हम इतनी बड़ी एक मिशन को हम पूरा कर सकते हैं, श्रेय उनको जाना चाहिए। हमारे समय में शुरू हुआ, हाँ 2010 में शुरू हुआ, 2012 में सक्षम हम लोग हो गए थे ये इसको लॉन्च करने के लिए, लेकिन हम श्रेय नहीं लेना चाहते क्योंकि ये श्रेय सिर्फ वैज्ञानिक का है। और मैं किसी भी आपके सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, यूपीए की सरकार मैं उसी पर आ रही थी, 2012 में इस मिशन को आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ाया? जी मैं आपको वही बता रही थी कि 2012 का अगर आप सारस्वत जी का इंटरव्यू देखेंगे तो 2012 में उन्होंने बताया था कि हम सक्षम हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उन्होंने उस समय ये इसके कारण बताए थे कि क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का हम एक गलत संदेश पूरे विश्व को दें, या फिर क्योंकि हम लोगों की ये नीति भारत की कभी भी नहीं रही है, हम आक्रमण में विश्वास नहीं रखते, हम सुरक्षा में विश्वास रखते हैं, तो उसके चलते। और दूसरा कि जो कोई सैटेलाइट जब तोड़ी जाती है अंतरिक्ष में, तो उसका मलबा जो होता है, वो मलबा जब गिरता है, जो वो मलबा स्पेस में रहता है, उससे अन्य जो सैटेलाइट होती हैं उनको नुकसान होता है। ये कारण मैं नहीं बता रही, ये सारस्वत जी ने खुद अपने इंटरव्यू में 2012 में बताया था कि इस कारण से ये नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह की साइंटिफिक चीजें हैं, वैज्ञानिक चीजें हैं, देखिए हम लोगों ने अन्य जो ट्रीटी है जो साइन करी है, और पूरे मुझे लगता है कि विश्व का माहौल देखकर कोई भी फैसला लिया जाता है, और उस समय भी ये फैसला वैज्ञानिकों की बात सुनकर सोच समझ के लिया गया था। तो मुझे लगता है ये राजनीति का बिल्कुल भी विषय नहीं है। आज अगर हम इस मुकाम पे पहुंचे, बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसका जो भी श्रेय है हमारे वैज्ञानिकों को जाना चाहिए। और मैं अलग अलग टीवी चैनल पे देख रही हूँ कि वैज्ञानिक जो है, जी यूपीए की सरकार में वो इच्छा शक्ति नहीं थी, उसने वो कदम नहीं उठाया, लेकिन कम से कम पीएम मोदी या मौजूदा जो सरकार है उसने हिम्मत तो दिखाई, ये कदम तो उठाया।
आज चीन के बराबर हम खड़े हैं स्पेस सुपर पावर को लेकर। देखिए, अगर इच्छा शक्ति नहीं होती, ना हम मंगलयान भेज पाते, ना चंद्रयान भेज पाते, ना अग्नि 5 बना पाते, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बना पाते। ये सब जो टेक्नोलॉजी है ये 2014 से पहले की है। अगर आज आप भाजपा के नेताओं की बात सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि डीआरडीओ है, चाहे इसरो है, सब 2014 के बाद ही स्थापित हुए। लेकिन ये जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जो भारत के ही वैज्ञानिकों ने दशकों से बनाई है, और उन दशकों में यूपीए की ही सरकार रही है, उन्हीं का जो उनको समर्थन मिला है, और जो एक साइंटिफिक टेम्पर यूपीए के नेताओं ने दिखाया कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उसके 16 साल बाद ही हम लोगों ने पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया था। तो ये हमारे नेताओं की सोच थी, उनकी दूरदर्शिता थी, ये उनकी साइंटिफिक सोच थी, जिन्होंने वैज्ञानिकों को वो जगह दी। आज आप देखिए कैसी बातें करते हैं भाजपा के नेताओं की बातें, आप देखिए किस तरह की होती है, पूरी अनसाइंटिफिक बातें करते हैं। ठीक है भालाचंद्र जी, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं बस। अमित जामा जी, ये हमारी बदनसीबी थी, ये हमारी बदनसीबी थी कि एक पैरालाइज सरकार, मजबूर सरकार और रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार थी, और इस मजबूर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, ना कोई एरोप्लेन फाइटर प्लेन लेने का निर्णय लिया, ना राफेल का निर्णय लिया, कोई रिमोट कंट्रोल से तो आप भी चलते हैं, अंबानी अडानी के रिमोट कंट्रोल से आप लोग चलते हैं। सभी बुलेट प्रूफ जैकेट से लेके कोई निर्णय इन्होंने नहीं लिया, आर्म्स एडमिशन खत्म हो गए। ये हमारी बदकिस्मती थी। और अगर 2012 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने ही करे थे, याद दिला देती हूं आपको। ठीक है अमित जामा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आज अमित जामा जी, आज जैसे ही पीएम मोदी के ने नेशन को खिताब किया, कौम से खिताब किया, उसके बाद अखिलेश यादव जी का बयान आता है, और अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो ये सरकार काम नहीं कर पाई, डेवलपमेंट तरक्की के जो इश्यूज है उसे छुपाने के लिए इस तरह की बातें सामने लाई जा रही हैं। यानी कहीं ना कहीं इस मिशन पर भी अखिलेश यादव ने शक जाहिर किया। देखिए, डीआरडीओ और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, पहले उसको इस देश के लोग, समाजवादी लोग, उनको जो है मुबारकबाद देते हैं कि एक लंबे समय के बाद उन्होंने काम किया और आज हम दुनिया में एक ऐसी बड़ी ताकत बन पाए। और अखिलेश यादव जी ने, जो मेरे नेता ने कहा, उनका कहने का मतलब ये था कि 2014 और 19 के जो आपके वादे थे, जब जनता आपके खिलाफ खड़ी है तो उसकी निगाह आप पलटना चाहते हो और उसको आसमान में दिखाना चाहते हो। उनका कहने का मतलब ये था। देखिए साहब, जब आप इसरो की बात करते हैं तो आपको तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब की तो बात करनी होगी ना। आपने हुरैरा साहब 5 सालों में देखा होगा कि काला धन नहीं आया, नेहरू साहब जिम्मेदार थे। आप 15 लाख नहीं आए, नेहरू जी की नीति जिम्मेदार थी। नौकरी नहीं मिल पाए 10 करोड़, नेहरू जी जिम्मेदार थे। मतलब जितने इनकी नाकामियां हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू साहब को, हमारे जो तत्कालीन पीएम थे, उनको इन्होंने 5 साल। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस सरकार ने ये नहीं बताया कि इसरो और डीआरडीओ नेहरू जी की देन है। कम से कम यहां पर भी जिक्र करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसी इसरो के नाम पे आज हम कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देश को रेडियो पे बात कर रहे हैं, मन की बात बता रहे हैं, फर्जी बातें बता रहे हैं। ये सब जो है तत्कालीन नेहरू जी बतौर प्रधानमंत्री, उनके जमाने से दुनिया में चीजें भारत में हमारे शुरू हुई। हमारा छोटा सा सवाल सिर्फ ये है, पहले जितने भी इसरो के काम होते थे, डीआरडीओ के काम होते थे, उनके साइंटिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उसके बाद जो भी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो उनको एक छोटा सा संदेश मुबारकबाद का दे दिया करते थे। लेकिन जब आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे देश में लागू है, 1 घंटे का कौम के नाम खिताब करने का हमें मतलब समझ में नहीं आता। यह समझ में नहीं आता कि यह शख्स जो हमारे वजीर आजम हैं बाई चांस, इनको देश के संविधान, इलेक्शन कमीशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जरा सी इज्जत नहीं करते हैं ये। और 1 घंटे का भाषण, आप सोचिए, वो वजीर आजम जो 5 साल में ये कहते रहे कि हमारे जमाने में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि उस मामले का नोटिस लेगी, गैर साइंटिफिक। जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि वो कैसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम आप चर्चा कर रहे हैं, उसके जरिए भी वो टेलीविजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके खिलाफ काम प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसका विरोध पूरे देश में हुआ है। तो एक छोटी सी बात,
सिर्फ हम लोग ये पूछते हैं, दोपहर से मैं पूछ रहा हूं, आप तो पुष्पक विमान में भरोसा करने वाले लोग हो, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो आपको साइंस, इसरो, डीआरडीओ पे विश्वास कैसे बढ़ गया? ये हमें जरा समझा दें बीजेपी के जो हमारे भालचंद्र जी बैठे हैं। बिल्कुल भालाचंद्र जी, मैं 30 सेकंड दूंगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं अमीर जामाई। और अखिलेश यादव ने भी आज कहा था कि सियासी फायदे के लिए, नफा के लिए डीआरडीओ का इस्तेमाल कर रहा, यह सरकार डीआरडीओ का इस्तेमाल कर रही है। मेरे ख्याल से माननीय मुलायम सिंह जी का भी जो मत है वो लेना चाहिए। अखिलेश जी जो बोले ठीक है, मुलायम सिंह जी स्वयं संरक्षण मंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, वो क्या बोलते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब महामिलावट, जो महामिलावट है उनके जमीन के नीचे धरणी कंप हुआ है और निश्चित रूप से वो चिंतित है। डीआरडीओ की उपलब्धि से वो खुश नहीं है, इसलिए कि उनको लगता है ये आसमान में डीआरडीओ की उपलब्धि से बताइए तो सही है, स्ट्राइक है उनके ऊपर। भालाचंद्र जी, डीआरडीओ की उपलब्धि बताइए तो सही है, लेकिन यहां तो इसे सरकार की उपलब्धि बताया जा रहा है। एक मजबूर महामिलावट। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि आप तो पुष्पक विमान बना रहे थे 5 साल, एंटी सैटेलाइट बनाते बनाते डीआरडीओ के साथ आपके कैसे मजबूर महामिलावट का सैटेलाइट भी कोलैप्स होने वाला है, बर्स्ट होने वाला है। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन उससे पहले मुझे सचदेव जी के पास भी जाना है। रविंदर सचदेव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रविंदर जी, ये तो तमाम सियासी बातें, क्योंकि अब इस इशू पर क्रेडिट लेने की एक तरह से होड़ लग गई है। पीएम मोदी या सरकार इसका क्रेडिट ले या डीआरडीओ को इसका क्रेडिट जाना चाहिए, ये तमाम सियासी बातें। सियासत से हटकर अगर रविंदर सचदेव जी हम बात करें तो क्या वाकई में स्पेस में अब इंडिया भी एक सुपर पावर बनकर उभरा है? और दूसरा मेरा सवाल यह भी है साथ साथ, क्योंकि चीन बहुत पहले से इसकी अहलियत रखता है, क्या वाकई में हम चीन के मुकाबले में अब स्पेस में खड़े हो सकेंगे? देखिए, आपके इस प्रश्न को आंसर करने से पहले मैं एक मोटी मोटी बात कहता हूं जी। पहली बात यह कि आज भारत को यह अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत थी? ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करी, अपने देश को एड्रेस करा और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मैसेज दिया। बिल्कुल, हमें क्या जरूरत थी इस मैसेज को आज देने की? उसके बाद अलग बात है पॉलिटिक्स की, बट मैं आपको बताता हूं मैसेज क्यों जरूरी था ये। अब उसको कैसे खेला गया, डीआरडीओ क्रेडिट या बीजेपी क्रेडिट ले, वो सारी बातें अलग है। इंपॉर्टेंस ये है कि स्पेस का जो रीजन है ना, ये एक तरह का अननोन और कॉमन ह्यूमैनिटी को बिलोंग करता है, पूरा स्पेस। ठीक है, उस एरिया में आज तक केवल 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चाइना, जहां पे कैपेबिलिटी हो गई है वहां पे कुछ आर्म्स और मिलिटराइजेशन करने की। उसके चलते पिछले काफी वर्षों से 10, 20, 50 सालों से यह भी चल रहा है कि स्पेस के अंदर कोई मिलिटराइजेशन नहीं होना चाहिए, वेपन नहीं होना चाहिए। नहीं तो कल को क्या पता चला चीन इतना पावरफुल हो गया, उसने कोई सैटेलाइट लगा दी, उसने पूरे अर्थ के पूरा ब्लास्ट करके खत्म कर दिया, राइट? तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसके चलते इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं कि जो भी कंट्रीज स्पेस में कुछ मिलिट्री एक्टिविटी कर रही हैं, आपस में कुछ रूल रेजीम बन रहा है। अभी तक उस रेजीम बनी नहीं है और हम उसके पार्टनर नहीं है, या उस रेजीम में हम नहीं है क्योंकि हम उस लायक के प्लेयर नहीं है। अब भारत ने यह डिक्लेयर करा है, एक तरह का अगर आप समझे कि तरह हमने अपना झंडा गाड़ा है आउटर स्पेस पे, कि आउटर स्पेस को लेकर के जो भी ग्लोबल डिसीजंस होंगे उसमें हम भी एक प्लेयर होंगे। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था। बट यह मैसेज जो जाना चाहिए था, जो जा सकता था विदाउट हमारे पीएम के इस एड्रेस के, यह मैसेज बाय द वे कल ही चला गया होगा अमेरिका को, रूस को और चाइना को। इन तीनों देशों को कल शाम चला गया होगा हमारे पीएमओ से, एनएसए से, कि हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं, पहली बात। और फिर बाकी देशों को। और तो अब हम इसका एक पैरेलल मैं आपको दूं, अगर आप आधा मिनट दें आप समझ जाएंगे, आपके दर्शक भी समझना जरूरी है। इसका मैं पैरेलल आपको दूं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी होती है, राइट? हमने पोखरण किया था 70s में, फिर हमने 98 में करा। तो न्यूक्लियर उसमें पावर 4-5 देश थे, हमने आके टेस्ट किया, हमने दुनिया को दिखा दिया हम भी शक्ति हैं। बट उस शक्ति होने का मतलब यह था कि कल को जो न्यूक्लियर के बारे में जो भी पॉलिसीज बनेंगी उसमें भारत भी एक प्लेयर होगा। जैसे आज की तारीख में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना हुआ है और उसके हम मेंबर नहीं बन पा रहे हैं बार बार, राइट? इसी का एक और एग्जांपल है, जैसे एंटार्क्टिका, जैसे अर्थ है,
एंटार्क्टिका एक रीजन है, वहां पे बड़ी एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं साइंस की, ब्रिटिश, अमेरिका, ये अननोन एरिया है जहां पर जाके देश कोशिश कर रहे हैं अपना पहला झंडा गाड़ने की। हम यहां आ गए, अब यहां पर जो भी होगा हम सब आपस में मिलेंगे और हम ही प्लेयर्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत ने आज जो ये करा, हमने एक तरह से आउटर स्पेस पे जो भी अगले 10, 20, 50, 100 सालों में आउटर स्पेस की जो पॉलिसीज बनेंगी उसमें हम एक इक्वल पार्टनर होंगे डिस्कशंस के लिए, पहली बात। बट ये जो, और ये मैसेज जाना चाहिए था, और ये मैसेज बट कल शाम को हमारे पीएम ऑफिस या जो भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट से इन कंट्रीज को चला गया होगा जी। सेकेंड अब बात रही डेफिनेटली यस, ये जो हमने अचीव करा इट्स अ मेजर अचीवमेंट, हमारी साइंटिफिक अचीवमेंट है, हमारे घर में बनी हुई अचीवमेंट है। एंड डेफिनेटली यस, ये हमारी डीआरडीओ और हमारी इसरो, ये पिछले 50-70 साल से ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। इनके साइंटिस्ट ने कुछ करा, कभी कुछ करा, कभी कुछ करा, उसको लेकर के आई हैं। सो फॉर द बीजेपी टू क्लेम कि हमने आकर ये कर दिया इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बीजेपी शुड अंडरस्टैंड दिस। ओके, ये तो पॉलिटिकल पॉइंट था भाई। आपका मतलब है कि आज से पहले हमारे कोई सैटेलाइट नहीं चाहते थे, आप केवल 2014 से आके सैटेलाइट उड़ने शुरू हुए हमारे। अब ये तो पॉलिटिकल, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसका सेहरा डीआरडीओ को ही एक तरह से जो हमारे साइंसदान रात दिन काम कर रहे हैं उनके सर बनना चाहिए था। मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, मैं इसे और डिटेल में आपसे सचदेव जी समझूंगा, लेकिन कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, मजबूरी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कामयाबी का सेहरा किसके सर बंधना चाहिए। तो हिंदुस्तान ने खला में और स्पेस में एक बड़ी छलांग लगाई है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अब एक होड़ सी मची हुई है कि इसका क्रेडिट किसे जाना चाहिए, सरकार को, डीआरडीओ को, या यूपीए की सरकार को। और सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन क्या यह मुनासिब वक्त था कि इस वक्त इसका ढिंडोरा पीटा जाए, क्योंकि सर पर इंतखाबात हैं। क्या वाकई में सियासी नफा हासिल करने के लिए इस तरह का कौमी सतह पर ऐलान किया गया? इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भालचंद्र जी, शुरुआत में ब्रेक के बाद आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, और अब या फिर स्पेस में जिस तरह से जो कारनामा हिंदुस्तान ने किया है, आखिर इसके लिए ढिंढोरा क्यों पीटा जाता है? सर्जिकल स्ट्राइक पहला होने के बाद यही लोग उसका प्रूफ मांग रहे थे। एक दिन उसका वीडियो आने के बाद उनकी बोलती बंद हो गई। एरियल स्ट्राइक होने के बाद ये बोल रहे थे सेना के दल ने बोला, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। वहां लाशें कितनी है, लाशें गिनने चाहिए। और अब देखिए सवाल उठाना अलग चीज है, अपोजिशन अगर सवाल पूछ रहा है वो अलग चीज है, लेकिन अगर कोई कारनामा आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, इस पे तो हम लोग का सीना फख्र से फूल जाता है, लेकिन इसका ढिंढोरा पीटना यह चीज समझ में नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ढिंढोरा पीटा नहीं है, लेकिन ये जो विपक्ष वाले हैं, महामिलावट वाले, अपने छाती पे हाथ मार रहे, सर पे हाथ मार रहे, और इतने जोर जोर से हाथ मार रहे कि उसका ढिंढोरा पीट रहा है। अपने सर को दीवार पे पटक रहे हैं। नहीं, अभी ब्रेक पर जाने से पहले रविंदर सचदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जहां जहां बताना होगा पीएमओ से या मिनिस्ट्री से, वो तमाम चीजें चली गई होंगी जो फॉर्मेलिटी रहती है, लेकिन चुनाव के वक्त इस तरह का ऐलान करना, टेलीविजन रेडियो पर आकर भाषण देना, बयान देना, यह क्या जायज है? भालाचंद्र जी, है कैसे है? जायज है जी, और यही पद्धति है। इंदिरा जी ने भी यही किया था, अटल जी ने भी यही किया था, और नरेंद्र मोदी जी ने भी यही किया है। और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा तो होगा, आपको क्या तकलीफ है? पंखुड़ी पाठक, इसका फायदा ये उठाना चाहते हैं, ये मानते हैं कि सियासी फायदा इसका हासिल करना चाहते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने आज एक कमेटी भी सेटअप कर दी है कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर। होगा फैसला, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। जी तो खुद ही कह रहे हैं कि हमें इसका सियासी फायदा होगा। यह मैं दावे के साथ बोलता हूं। नरेंद्र मोदी जी इतने मजबूत सरकार में रहते हुए, जी अब इलेक्शन कमीशन भी अब गलत है करते हुए, लीगल ओपिनियन लेकर ही उन्होंने, भालाचंद्र जी, इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी कमेटी सेटअप कर दी इस इशू को लेकर। अरे इतना परेशान। अब सुन लीजिए भालाचंद्र जी, सुन लीजिए,
बराबर है ना, फैसला आ जाएगा। अबू जी अब बोलने दीजिए, ये अगर शांत हो जाए थोड़ा जी। तो न्यायालय, भालाचंद्र जी अब सुन लीजिए, न्यायालय है, जाइए न्यायालय में। भालाचंद्र जी सुन लीजिए, फिर मैं रिएक्शन का मौका आपको दूंगा। जी पंखुड़ी पाठक। ओके देखिए, मैं बालाचंद्र जी की जो इनकी सच्चाई है, इसको मैं इनके लिए धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इन्होंने ये माना कि हमें सियासी फायदा होगा और हम सियासी फायदे के लिए ये कर रहे हैं। और जो पुलवामा का भी जो अटैक था, तो उसके बाद भी जो इनके नेता हैं येदुरप्पा जी, वो ये कह रहे थे कि हम लोगों की 22 सीट बढ़ जाएगी शहादत, क्योंकि इतनी बड़ी हुई है, हमारे इतने जवान मारे गए, तो भाजपा को फायदा होगा शहादत से। तो राजनीति ये जिस तरह से सेना पे करते हैं, आज वैज्ञानिकों पे भी कर रहे हैं। अब जहां तक जो ये कह रहे थे कि सवाल हमसे उठाए जाते हैं, देखिए सवाल इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि पहले भारत की सेना से कोई जुड़ी बात होती थी या सुरक्षा से कोई जुड़ी बात होती थी, तो उस पर कोई राजनीति नहीं करता था, उस पे आकर हम लोग ढिंडोरा नहीं पीटते थे और किसी भी तरह का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करते थे। वैज्ञानिकों से जुड़ी कोई बात होती थी तो जो वैज्ञानिक हैं वो खुद आते थे और एक अपना जो उनके तौर तरीके से, ताकि देश बेहतर तरह से समझ पाए, उस बात को सामने रखते थे। अब आजकल क्योंकि सेना की कोई उपलब्धि हो या वैज्ञानिकों की कोई उपलब्धि हो, तो मोदी जी खुद आकर ही उसमें अपनी बड़ाई करने लगते हैं और उसको पूरा एक राजनीतिक मुद्दा बनाने लगते हैं। तो सवाल पूछना तो जायज है और इलेक्शन कमीशन भी वही कर रही है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही राहुल जी ने जो न्याय की जो घोषणा करी है, जो गरीबों को जिस तरह की सहायता देने की जो घोषणा करी है, उससे ये लोग इतना घबरा गए और कुछ ना कुछ इनको कारनामा करके दिखाना था कि कुछ हम बहुत बड़ी घोषणा करेंगे। तो इस तरह का एक माहौल बनाया गया कि आज पता नहीं कितनी बड़ी बात मोदी जी बताएंगे। हमें तो ऐसा लगा शायद वो जो देश का पैसा चुरा के भागे हैं इनके साथी, क्या पता वो वापस आ गए हैं, या जो बेरोजगारी का डेटा इन्होंने अभी तक नहीं दिया, शायद डेटा वापस आ गए, या 15 लाख शायद हमारे अकाउंट में आ गए हैं, इस तरह की कोई घोषणा होगी। लेकिन घोषणा जो होती है वो ऐसी घोषणा होती है जो आमतौर पर डीआरडीओ के या इसरो के जो लोग हैं, जो उनके चीफ हैं, वो लोग करते हैं। तो राजनीति तो पूरी हो रही है और देश समझ रहा है कि ये मुद्दों को सिर्फ हटाने का और एक जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह की मुझे लगता है उपलब्धियां देश की बहुत हैं। कांग्रेस की न्याय स्कीम से घबराए हुए हैं आप लोग, चाहे स्पेस में हम लोगों ने ली है। भालाचंद्र जी, कांग्रेस की न्याय आने के बाद, कांग्रेस की न्याय योजना आने के बाद 24 घंटे में यह काम हुआ है क्या? ये 24 घंटे का काम है क्या कि रात को न्याय आई और सुबह ये ए सेट को छोड़ दिया? ये 24 घंटे का काम नहीं, ये 5 साल की मोदी सरकार, ये 5 साल का काम भी नहीं है सर, निर्णय क्षमता, ये दशकों की मेहनत है और एक मजबूत वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की मेहनत है, मोदी जी की उपलब्धि नहीं है। चौकन्ना है, चोरों को डरने की आवश्यकता है। डॉक्टर नजर साहब, यहां तो भालाचंद्र जी खुद मान रहे हैं कि ये उपलब्धि या ये हुसूलियात सरकार की है और इस पर कहीं ना कहीं सियासी फायदा भी हासिल किया जाएगा। हो यही गया इस वक्त में कि हमारे साइंसदानों की इतने बड़े अचीवमेंट को इस दौर में, क्योंकि सियासत का माहौल है, आम इंतखाबात सर पर हैं, सारी सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से अभी अपनी कारकर्दगी पेश करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि हो ये गया कि इस वक्त में जो आम इंतखाबात हैं, इसमें सारी ग्राउंड फील्ड सारी सियासी पार्टियों के लिए खुली हुई है। आज कोई 2014 की तरह मोदी लहर नहीं है या हुकूमत मुखालिफ लहर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस वक्त में जो जैसा परफॉर्म करेगा उसी पर वोटर्स अपने वोट देंगे, यही अभी का हाल है। इसमें एकदम ग्राउंड खुला हुआ होने की वजह से हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरीके से चीज़ों को पेश कर रही है अवाम के सामने और उनको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है। यही काम अभी कुछ दिन पहले जैसे इन्होंने कहा कि न्याय मंसूबा पेश किया कांग्रेस के सदर ने, उसके बाद अब इनके पास कुछ करने को चाहिए था कि किस तरीके से क्या किया जाए कि अवाम का ध्यान उनकी तरफ से हट के हमारी तरफ आए। एक्चुअली हो ये गया है कि सियासत, हमारे जो वजीर आजम हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है इवेंट मैनेजमेंट करना। हमारे मुल्क में अगर कोई एक टैक्स लगाया जाता है और वो जीएसटी होता है तो उसमें हमारे यहाँ कंबाइंड पार्लियामेंट सेशन बुलाकर एक चीज और समझना चाहूंगा डॉक्टर नजर साहब आपसे कि अब इलेक्शन कमीशन ने भी एक कमेटी सेटअप कर दी है। उसने कहा है कि हम देखेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट की कहीं खिलाफवर्जी तो इस पूरे मामले में खिलाफवर्जी हुई है या नहीं हुई है। जी, तो इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है? मतलब इस पे सवाल यही है, मतलब ये अगर
सीधा सीधा साइंसदानों के जरिए किया हुआ काम है और उसका क्रेडिट भी उनको मिलता, वो सियासी इसमें मफाद नहीं दिखाई देता, तो ना मुखालिफ पार्टियां इस पे कोई आवाज उठाती, ना इस वक्त में जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये कमेटी तश्कील देनी पड़ती। जी अमीर जामाई साहब, अब इलेक्शन कमीशन तश्कील इसलिए दी गई है ताकि वो चीजों को फाइंडिंग्स करे कि इस वक्त में करने से क्या वजीर आजम, मुल्क के वजीर आजम सियासी फायदा उठाना चाह रहे हैं या वाकई इसका सीधा सीधा साइंटिफिक जो रीजंस था, जिस बिना पे जो सचदेवा जी ने बताया कि इंटरनेशनल एरिना में हमारी एक मुकाम बनाना जरूरी था और वो ताकि वो जो भी फैसले हो पाए आउटर स्पेस में उसमें हमारी मदाखलत रहे और हम उसमें एक अहम रुकन रहे, सिर्फ वही है या फिर सियासी इसके फवाइद उठाने की बात हो? बिल्कुल अमीर जामाई साहब, यही जांच करेगी इलेक्शन कमीशन। इस अपोजिशन की मांग थी कि इलेक्शन कमीशन इसकी जांच करे कि क्या वाकई सियासी फायदे के लिए कहीं यह कदम तो नहीं उठाया गया, और अब इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि उसने जांच कमेटी एक तश्कील दे दी है और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, यानी अपोजिशन की बात सुनी गई है यहां पर। नहीं, बात अपोजिशन की नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है तो वो स्वतः संज्ञान भी लेता है। और अभी आपने देखा कि 3 दिन पहले हवाई जहाज के जितने भी टिकट थे उस पर साहब का फोटो चल रहा था, उसके बाद जो है दोबारा उसको जो है हटाया गया। मतलब मेन बात देखिए ये है कि आज के समय पर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, आत्महत्या, ये देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और पूरे देश में जो किसानों का विद्रोह पिछले 5 सालों में हुआ है, आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ। जितने जवानों की शहादत इस 14-19 में हुई है उतनी जो है आजादी से लेकर 14 तक नहीं हुई है। तो मोदी साहब को जो शहंशाह है हमारे देश के, उनको ये लगता है कि कैसे ये मुद्दा डाइवर्ट किया जाए। भाई हमारे देश के लोग भोले भाले हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे, इसके नाम पे आप हमें छल सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन हमारे देश के लोग मूर्ख या बेवकूफ नहीं है। अब आप बताओ, रॉ का चीफ का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पीएम साहब करेंगे, आर्मी के बाद पीएम साहब बोलेंगे, डीआरडीओ का जितना मेरिट है वो उसका पीसी पीएम साहब करेंगे। भारत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जितने भी ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमेशा जो है प्रधानमंत्री उनको ग्रीट करता है, लेकिन पंकज ने कहा कि जो एग्रेशन, और आपने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो है ढिढोरा पीटना, ये कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं किया गया। हम एग्रेशन वाले स्टेट नहीं है, और नहीं होने के बावजूद हमने जिस तरह से रक्षा की है, साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब को इंदिरा जी को क्या कहना पड़ा था बांग्लादेश के मामले में, संसद के अंदर कहा था, उन्होंने दुर्गा का खिताब दिया था, उसके बावजूद भी हम एग्रेशन वाले स्टेट कभी नहीं रहे। तो आज के ये जो तो अमित जामे इसे भी समझना पड़ेगा ना। पीएम मोदी ने कहा कि भाई देश सुरक्षित हाथों में है, मुल्क महफूज हाथों में है, तो कम से कम अब उन चीजों को भी तो उन्हें बताना पड़ेगा। अरे हम आज उम्मीद कर रहे थे ना कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो हमारे वजीर आजम के बहुत पक्के दोस्त हैं। अरुणाचल का जो नक्शा है चाइना ने मिटा दिया। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो चाइना को 56 इंच का सीना दिखाएंगे। डोकलाम में चाइना ने एयरपोर्ट बना लिया, प्रधानमंत्री जी चुप है। समझ में नहीं आता है कि नेशनल सिक्योरिटी से चाइना के सामने ये कंप्रोमाइज भाजपा वाले क्यों करते हैं। इसका गुस्सा हमारे देश के अंदर है, और ये कुछ हफ्तों के प्रधानमंत्री हैं। और आज आप ठीक है, आप मुबारकबाद देते, 1 घंटे का टेलीविजन फुटेज खाने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि देश के जो मुद्दे हैं जनता भूलने वाले नहीं है। मोदी जी, जनता को आपको बताना पड़ेगा 14-19 में जो आपने वादा किया था वो आपने क्या काम किए। जीएसटी में आपने पूरे देश के हमारे उद्योग बर्बाद कर दिए। नोटबंदी में आपकी कितनी हत्याएं हुई, उसके अंदर लाइन में लोगों को लगकर हुए। खैर इलेक्शन कमीशन ने अब एक कमेटी सेटअप कर दी और उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी कि आसमान में देखो। बिल्कुल, अब इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला करेगा कि आखिर ये क्या चुनावी इशू था या नहीं था। मैं डॉक्टर जियालाल जायसवाल जी आपके पास आना चाहूंगा कि क्या वाकई में अब हम स्पेस की अगर बात करते हैं, क्या वाकई में हम सुपर पावर बन गए स्पेस के, या भी हमें और भी बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैं सब सुन रहा हूं बड़े ध्यान से बातें जी, जो हमारे भाई लोग यहां पे कह रहे हैं कि ये उपलब्धि केवल 5 साल में हुई है। ऐसा बीइंग एज ए साइंटिस्ट आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट द वर्क ऑफ 5 years,
एक सैटेलाइट वीपन्स तैयार करने के लिए, एक एंटी सैटेलाइट वीपन तैयार करने के लिए कम से कम 10-15 साल लग जाते हैं। और जब 2007 में चाइना ने एंटी सैटेलाइट लॉन्च किया, तब उसका परिणाम क्या हुआ वो हम इन लोगों को सबको समझना चाहिए। उसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर 3000 से ज्यादा डेब्रिस जो स्पेस में पूरी छूट गई वहां पर, और पूरे स्पेस में एक डेब्रिस क्लाउड बन गया। और उसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका की सैटेलाइट को भी वो हिंड्रेंस होने लगा। जो दूसरी सैटेलाइट अपना फंक्शन कर रही थी वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने पा रही थी। तो ये जो भारत ने जो 2012 में, जैसा कि हमारे DRDO के मुखिया ने कहा था कि 2012 में भी हम सक्षम थे, हम कर सकते थे, बल्कि 2007 में भी हम एंटी सैटेलाइट हम लॉन्च कर सकते थे, लेकिन भारत एक शांतिप्रिय देश होने के नाते बिना मतलब का पहले ही हो चुका होता तो बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये कोई वहां पर जाकर ऑर्बिट पे इतना डेब्रिस फैलाना, एक डेब्रिस क्लाउड क्रिएट करना, ये बात ठीक नहीं है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, ऑर्बिट के लिए ठीक नहीं है। इसलिए भारत ने यह तय किया था कि हम ये एंटी वीपन सैटेलाइट जो है बाद में लॉन्च करेंगे जब जरूरत पड़ी तो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रोबिंदर ये जो है तो इसका नहीं, अमीर जामाई साहब मेरे ख्याल से मैं और आपकी बात जोड़ना चाहता हूं। मेरे ख्याल से सियासी बात नहीं समझ पाएंगे, अब उन्हें सियासत में नहीं ले जाना चाहिए हमें। मैं रोबिंदर सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा कि क्या वाकई में चीन बहुत पहले से सलाहियत रखता है। अब जब हिंदुस्तान ने भी, भारत ने भी ये अचीव कर लिया है बड़ा कदम, क्या कहीं ना कहीं एक तशवीश होगी, फिक्रमंद होगा अब चीन खास फिक्रमंद नहीं होगा। अब थोड़ा वो भारत के बारे में सोचने लगा। आज से 5 साल पहले, 7 साल, 10 साल पहले चीन भारत की बिल्कुल परवाह भी नहीं करता था। चीन का डिफेंस बजट हर साल हमसे 3 गुना ज्यादा है। हमारा 40-45 बिलियन डॉलर और समथिंग लाइक दैट है। चाइना का 175 बिलियन डॉलर है। बट एट द सेम टाइम यस, चीन को लगेगा कि यस, भारत अब दरवाजे पे खटखटा रहा है। वो जो गेम है स्पेस की, जो पहले बात हो रही थी, देखिए स्पेस इस समय अननोन, अनचार्टेड ओपन लैंड है। कोई भी जाए वहां पे अपना कब्जा कर ले, उस तरह का माहौल है स्पेस पे। और उस इलाके का जो रूल्स बनने हैं वो कौन बनाएंगे? जो लोग वहां पहुंचे हैं वो कुछ कर रहे हैं वहां पर। जैसे भी बात हो रही कि वहां डेब्रीज गिरी या ब्लास्ट हुआ, ये वो, तो दूसरे सैटेलाइट्स को नुकसान हुआ। इन सबके रूल्स रेगुलेशंस ग्लोबल एंगल से कौन बनाएगा प्लैनेट अर्थ के लिए? वही तो देश बनाएंगे जो वहां पर पहुंच सकते हैं। तो अब 3 थे, अब हम चौथे भी हो गए। इसका मैं आपको एक और पैरेलल देता हूं। अभी जो बात हो रही थी कि हमने 2012 तक हम तैयार थे, अभी तक नहीं करा, अब हमने करा है, तो उसका श्रेय डेफिनेटली मोदी सरकार को जाता है फॉर द पॉलिटिकल डिसीजन। बट आपको एक पैरेलल देता हूं। 1959 में इंडिया, हमारे पास कैपेबिलिटी थी न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने की, ये रिकॉर्ड्स में है, पर हमने टेस्ट नहीं करा, जिन भी कारण नेहरू ने उस समय नहीं करा, कोई बात नहीं। 71 में जब वर्ल्ड एलिमेंट कुछ लगा, तब इंदिरा गांधी ने टेस्ट करा। अब वो उन्हीं पार्टी की थी या किस पार्टी के से मेरा मतलब नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि इस तरह की जो डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे 50 साल, 60 साल, 10 साल, 20 साल होकर के चलती रहती हैं, फिर एक स्टेज आती है तो ठीक है ना, 2012 में हम तैयार थे, वंडरफुल, वो तैयारी हो गई थी ना हमारी। अब तो केवल बटन स्विच करने की बात थी। तो वो जब बटन स्विच करना है, जब इंटरनेशनल माहौल में हमें लगता है हमें करना है, तो हमने करा। अब उस पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ने अब क्यों करा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं बिल्कुल। बट पॉइंट इज कि हमने अब करा, अकम्प्लिशमेंट है हमारे DRDO की, और ये जब हमने करा, हमें बताना था इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इन देशों को, खासकर इन 3 को जो ऑलरेडी स्पेस पावर्स हैं, औरों को भी, कि हमने ये अकम्प्लिश कर लिया। ये सेम चीज है जैसे आप इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल टेस्ट करते हैं। मिसाइल्स की रेंज होती है 3000 किलोमीटर कहने को, फॉर एग्जाम्पल एक कैटेगरी। कल हमने अगर एक मिसाइल टेस्ट किया जिसकी 10,000 किलोमीटर रेंज है, उसके लिए हम उसके आसपास के देशों को और वर्ल्ड को बताते हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी एक रिजीम है कि क्या रेगुलेटरी बॉडीज हैं दुनिया में। तो उन सब चीजों को लेकर के हमें बताना था वर्ल्ड को, जो हमने बताया। अब क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस समय जो पॉलिटिक्स यहां आ गई है, वो ये आ गई है कि
प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर के इस चीज को इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन रेज कर दी और ये पॉइंट कह दी। अब इसका बीजेपी को फायदा हो या जो हो वो एकदम अलग बात है। भालाचंद्र जी, एक रिएक्शन आपसे लास्ट में मैं चलते चलते ले लेता हूं। क्या वाकई में सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया? सरकार के पास A to Z, आप बोलो ए आयुष्मान भारत से शुरू होता है और जीरो स्कैम तक खत्म होता है। काफी उपलब्धियां है, चुनाव के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन चुनाव के वक्त इस तरह का ये कदम एक तरह से जायज नहीं था भालाचंद्र जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी एक तरह से नोटिस ले लिया है। भालाचंद्र जी, इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है और ये 1 घंटे का नहीं था जो हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे 1 घंटा। मोदी जी सिर्फ 9.5 मिनट बोले, 9.5 मिनट, लेकिन छा गए। अभी 9.5 घंटे के बाद भी सिर्फ मोदी जी छा गए, सभी देश भर छा गए। नहीं, अब मोदी जी छाए या नहीं छाए ये तो जब नतीजे आएंगे जब ही पता चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक बड़ा कदम था, इस पर खुशी जरूर मनाई जाती है। हालांकि इस तरह से ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं थी। अब इलेक्शन कमीशन किस तरह का नोटिस लेता है, कमेटी क्या कुछ फैसला लेती है, यह देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भालाचंद्र शरद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। पंखुड़ी पाठक जी आपका भी शुक्रिया, रविंदर सचदेव जी, डॉक्टर नजर महमूद साहब, अमीक जामई साहब, डॉक्टर जयलाल जायसवाल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।